हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और ये जो एक्सपेरिमेंट था ये 1911 के आसपास हुआ और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किस लिए परफॉर्म किया था? स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझने के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। और इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में दो लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा जो इन्हीं के कलीग्स थे। उसमें पहले थे हैंस गीगर और जो सेकंड कलीग थे दैट इज अर्नेस्ट मार्स्टन। तो ये एक्सपेरिमेंट किस तरीके से परफॉर्म किया गया उसके बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल बेसिकली होते क्या हैं। तो अल्फा पार्टिकल वो पार्टिकल होता है जिसके ऊपर +2 चार्ज होता है या विच इज इक्विवेलेंट टू 4 मास ऑफ प्रोटॉन, या आप इसको 4 AMU भी कह सकते हो। और अगर मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में कहूँ या अदर स्टेटमेंट में कहूँ तो अल्फा पार्टिकल क्या है? इट इज अ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। इट इज अ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ये हीलियम का न्यूक्लियस है। अगर मैं हीलियम के न्यूक्लियस की बात करूं तो हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है? 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, और बाहर क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दूं तो न्यूक्लियस में क्या बचेंगे? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे जो +2 चार्ज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? प्रोटॉन की वजह से। ठीक है। और ये जो 4 मास ऑफ प्रोटॉन है ये किसकी वजह से आ रहा है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इज दैट क्लियर? आइए अब देखते हैं कि ये जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था ये परफॉर्म किस तरीके से किया गया। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स दिख रहा है ये बॉक्स लेड का बना हुआ है और इसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? अल्फा बीटा गामा रेस को एमिट करने के लिए। तो ये जो बॉक्स है ये क्या है? ये सोर्स है अल्फा पार्टिकल का। और इस बॉक्स में एक छोटा सा होल किया गया है जहां से अल्फा पार्टिकल एमिट होंगे। और ये क्या है आपका? ये है आपका थिन गोल्ड फॉइल। और इसके पीछे एक सर्कुलर बैंड लगा हुआ है जो क्या है? जो ZnS की स्क्रीन है, मतलब जो आपकी फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। जो आपकी फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। तो यहां से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो इस पर्टिकुलर बॉक्स में रखा हुआ है, एज वी ऑल नो कि वो अल्फा बीटा गामा रेस खुद ही एमिट करते हैं। तो जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे थे और वो इस गोल्ड फॉइल पे जाके जब स्ट्राइक कर रहे थे तो रदरफोर्ड ने कुछ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व की। कुछ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व की। और वो ऑब्जर्वेशन क्या थी आइए देखते हैं। तो वो जो ऑब्जर्वेशन थी उन्होंने इस पर्टिकुलर डायग्राम से एक्सप्लेन करी। तो पहली ऑब्जर्वेशन थी नियरली 99.9% अल्फा पार्टिकल पास्ड अनडेविएटेड। मतलब अगर मैं 100 अल्फा पार्टिकल कंसिडर्ड कर रही हूं थिन गोल्ड फॉइल के, तो उसमें से 99.9% अल्फा पार्टिकल पास्ड हो गए बिना किसी डेविएशन के। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे पास्ड हो गए बिना किसी डेविएशन के। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने ये बताया कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। मतलब बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स थोड़े से डेविएट हुए, थोड़े से एंगल पे क्या हुए? डेविएट हुए। क्लियर है? और जो तीसरा पॉइंट है विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी फ्यू मतलब 20,000 में से सिर्फ एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो रिटर्न बैक हुआ या जो डिफ्लेक्ट हुआ बाय अ लार्ज एंगल दैट इज 180 डिग्री। मतलब अगर 20,000 अल्फा पार्टिकल थे तो 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल एक बहुत ही लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ और वो एंगल क्या था? 180 डिग्री, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? तो जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और जो इनकी ऑब्जर्वेशन आई उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन्स निकल कर आए और वो कंक्लूजन्स इन्होंने इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करी। इन्होंने क्या माना? इसको एटम मान लिया। ठीक है। तो वो कंक्लूजन्स क्या थे? पहला कंक्लूजन ये था
मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। यहां से एक और मॉडल निकल कर आया, वो मॉडल कौन सा था? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जो ऑब्जर्वेशंस निकल कर आई, ऑब्जर्वेशन निकलने के बाद जो कंक्लूजन आया, तो उस कंक्लूजन के बाद एक मॉडल निकल कर आया। वो मॉडल क्या था? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। और हम इसी मॉडल ऑफ एन एटम को न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम भी कहते हैं। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, या आप इसको डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी कह सकते हो, क्योंकि यहीं से और इसी मॉडल के थ्रू जो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? वो जाता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। किसको जाता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। तो कंक्लूजन्स क्या थे वो देखते हैं। मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। अगर आप इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखो तो जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो एटम से क्या हुए? बिल्कुल सीधे सीधे पास हो गए। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे सीधे पास हो गए, मतलब एटम में जो कई सारी जगह वो क्या है? खाली है। तो यहां पे जो जे थॉमसन का जो पोस्टुलेट था वो फेल हो गया। उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी तरीके से स्प्रेड हो रखा है। एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो हर तरफ स्प्रेड हो रखा है। अगर एटम में पॉजिटिव चार्ज हर तरफ स्प्रेड हो रखा होता तो जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे सीधे कैसे पास हो जाते? क्लियर हुई चीजें? तो ये इनका पहला कंक्लूजन था। दूसरा कंक्लूजन क्या था? द पॉजिटिव चार्ज रिसाइड इन अ स्मॉल स्पेस। जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही छोटी जगह पर कंसिडरेट हो रखा है या रिसाइड हो रखा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द पॉजिटिव चार्ज इज हैवी। और वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ज्यादा क्या है? हैवी है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज समथिंग वेरी हैवी इन एटम। एटम में जो हैवी वाला पार्ट था हमने उसको क्या बोला? पॉजिटिव चार्ज। और उसी पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या कहा? न्यूक्लियस। इज दैट क्लियर? उसी पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या कहा? न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल एटम। और ये चीज किसने बोली थी? ऑलरेडी जे थॉमसन ने बोली थी ये चीज कि अगर न्यूट्रल एटम है तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे? प्रोटॉन है। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम ने एक और कंक्लूजन दिया, और वो कंक्लूजन था द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सेंटर में छोटी सी जगह पर एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडरेट है और वो पॉजिटिव चार्ज हैवी है, और उसी पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या कहा? न्यूक्लियस। क्लियर है? मतलब, और नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है साइज ऑफ एटम के कंपैरिजन में। अगर मैंने साइज ऑफ एटम ले लिया मान लो 10⁻⁻20 मीटर, ये एटम का साइज है, तो जो न्यूक्लियस का साइज होगा वो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻25 मीटर। मतलब एटम का जो साइज है वो 1,00,000 गुना, मतलब 1,00,000 टाइम्स न्यूक्लियस के साइज से क्या है? बड़ा है। क्लियर हुआ? और इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया। वो पॉइंट क्या था? वो पॉइंट था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है अराउंड द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन है। अभी तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? तो यहाँ पे थोड़ी सी फिजिक्स अप्लाई होती है, मैं वो चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे कि ये हो गया आपका न्यूक्लियस, और यहाँ पे इसके अंदर क्या है? प्रोटॉन। और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन मतलब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो प्रोटॉन है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। तो इन दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये दोनों दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो कोलाइड होके खत्म हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है किसमें? सर्कुलर मोशन में। किसमें यूज कर रहा है? सर्कुलर मोशन में। तो अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, और आप ये सब जानते हैं कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन पे। तो कहने का मतलब है कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा? एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन है तो उसके पास क्या होगा? फोर्स।
तो यहाँ पे जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये फोर्स किसमें इन्वॉल्व हो रहा है? सर्कुलर मोशन में। और सर्कुलर मोशन में जो फोर्स होता है उसके लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। और आप ये सब जानते हैं कि जहां पर सर्कुलर मोशन होगा वहां पे कौन सा फोर्स आएगा? वहां पर आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इनके केस में क्या होता है? इनके केस में ये होता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो किसके इक्वलेंट हो जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर हुआ? अगर मैं आपको इस मॉडल के बारे में एक और चीज बताऊं तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम को हम लोग सोलर सिस्टम मॉडल भी कहते हैं। कौन सा मॉडल कहते हैं? सोलर सिस्टम मॉडल। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, जिस तरीके से न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसी तरीके से सन के अराउंड या तो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं या तो अर्थ रिवॉल्व करता है। क्लियर हुआ? क्योंकि जो सन हो गया, ये हो गया आपका सन और ये हो गया आपका अर्थ। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है? इन दोनों के बीच में होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों के बीच में क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको किस में यूज किया जाता है? सर्कुलर मोशन में। इस ग्रेविटेशन फोर्स को किस में यूज किया जाता है? सर्कुलर मोशन में। और ये ग्रेविटेशन फोर्स किसके इक्वल हो जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हुआ। समझ में आया? क्योंकि जो सन है वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स है। बट ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग किस में यूज कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन में यूज कर रहे हैं। क्लियर हुआ? और जहां पर सर्कुलर मोशन होगा वहां पर क्या आएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी वजह से हम इसके मॉडल को क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम ऑफ मॉडल। और ये चीज हमें किसने बताई थी? रदरफोर्ड ने। क्लियर है? इतने सारे ऑब्जर्वेशन और इतने सारे कंक्लूजन के बाद भी इनका मॉडल ऑफ एन एटम फेल हुआ। और इसका पहला रीजन था, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। और इसका रीजन था मैक्सवेल की थ्योरी। अब मैक्सवेल की थ्योरी ऑलरेडी वेल प्रूव्ड थी पहले से। उन्होंने कहा कि कोई भी एनी एक्सेलरेटेड charged particle, any accelerated charged particle emits radiation, radiation in the sense light या energy, ठीक है, and loses energy। रेडिएशन का मतलब है कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो वो एमिट करता है रेडिएशन। तो यहाँ पे जो रेडिएशन एमिट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और वो क्या करेगा? उसकी एनर्जी क्या होगी? लूज होगी। तो कहने का मतलब है जैसे ये आपका हो गया न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज है और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, इसके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी डिपेंड करती है डायरेक्शन पे, और मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है तो ये क्या होगा? एक्सेलरेटेड होगा। एक्सेलरेटेड है और ये कैसा है? चार्ज पार्टिकल है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ एनर्जी एमिट करेगा या वो कुछ रेडिएशन एमिट करेगा। तो जब वो कुछ रेडिएशन एमिट करेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जब इसकी एनर्जी ही कम हो जाएगी तो ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो न्यूक्लियस है जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो एटम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, इस वजह से ये इनका पहला रीजन था कि इनका मॉडल फेल क्यों हुआ। अगर मैं बात करती हूँ सेकंड रीजन की, तो सेकंड रीजन है ही कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम एंड डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। ही कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम। देखो स्पेक्ट्रम के बारे में आपको पता होगा कि हमारे पास प्रिज्म होता है और प्रिज्म से जब हम लोग व्हाइट लाइट पास करते हैं तो वो वहाँ से हमें क्या मिलता है? 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स मिलते हैं। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्या होता है ये हम लोग फर्दर पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम में, जिसमें हम लोग एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, लेकिन उस लेक्चर में आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हुआ? सो क्लास दिस इज ऑल अबाउट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं
Till then, keep smiling, keep shining, and goodbye.